हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैंटेसी घोस्ट स्टोरीज के एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए सर्च एंड रेस्क्यू की एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आ गया हूं। मैं जानता हूं मैं थोड़ा लेट हो गया हूं और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्टोरी ला पाऊँ, खास करके वेंडिगो और स्किन वॉल्कर से रिलेटेड स्टोरी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को ऐसी ही स्टोरी पसंद आती है। तो दोस्तों, अब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वेंडिगोस की अर्बन लीजेंड की हॉरर स्टोरी लेकर आता हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है मेरी भी हेल्प करें। अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही हॉरर वीडियोज़ को सुनने के लिए सबसे पहले। तो चलिए आज की जो हमारी कहानी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेज़ी है और आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ यह मेरे और मेरे एक फ्रेंड के साथ घटी है। मेरी फ्रेंड का नाम साइला है। तो ये जो घटना घटी है हमारे साथ लगभग आज से 4 साल पहले घटी थी। मैं आपको बता दूँ, मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं जिस जगह रहती हूँ उस जगह का नाम मैं आपको नहीं बता सकती। तो मैं सीधा अपनी कहानी की तरफ आती हूँ। बात गर्मी की छुट्टियाँ की थी। मैं और मेरी फ्रेंड साइला, हम दोनों ने प्लान किया कि क्यों ना पास के ही जंगल में ट्रिप के लिए चला जाए। मेरी साइला फ्रेंड वो भी जल्दी मान गई, क्योंकि उसे भी घूमना और ऐसी एडवेंचर चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया जिस दिन हम वहाँ ट्रिप पे जाने वाले थे। वह दिन वेडनेसडे का था। हम लोगों ने अपना सामान पैक किया, जो भी चीज़ हमें उस ट्रिप पे लगने वाली थी, जैसे खाना पानी, कुछ कपड़े और साथ में ही टेंट वेंट। उसके बाद हम लोगों ने सारी सामान पैक किया और सुबह के 10 बजे अपने अपने घर से निकल गए। मैं अपने घर से अपनी कार में निकली थी और मैंने साइला को उसके घर से उसको पिक किया और फिर उसके बाद हम जंगल की तरफ निकल गए। हमें जंगल पहुंचते पहुंचते लगभग 2 या 2:30 बज चुके होंगे। लोग हम जंगल के करीब गए तो हमने देखा कि जंगल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लेकिन हमें क्या पता था ये खूबसूरत चीज़ ही हमको खा जाएगी। लेकिन हमको क्या पता था कि अब हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हम लोगों ने कार को साइड में पार्क किया और गेट लॉक करके अपना सामान लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। मेरी फ्रेंड साइला ने कहा कि हम जंगल के पास में ही कहीं अपना टेंट लगा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जब अब जंगल आए हैं तो और अंदर चलते हैं। हम लोग जंगल के अंदर बढ़ते चले गए कि तभी अचानक हमें गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। गन फायरिंग की आवाज़ सुनकर तो एक समय के लिए हम दोनों ही डर गए, लेकिन हमने सोचा कि शायद कोई शिकारी होगा जो जंगल में शिकार कर रहा है। उसके बाद हम आगे जाने लगे कि तभी हमें झाड़ियों के पीछे से उस सरसराहट की आवाज़ आई। तभी हमने उस झाड़ी से एक आदमी को निकलते हुए देखा। हमने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक राइफ़ल है और उसने पुलिस की ड्रेस पहनी हुई है। जब वो हमारे पास आया तो उसने बोला कि तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तो हमने उससे कहा कि हम लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए हैं। उसने हमें मना कर दिया कि यहाँ कोई कैंपिंग नहीं होगी, यहाँ कैंपिंग करना सख्त मना है, तुम लोग वापस अपने घर चली जाओ। अब वो एक पुलिस वाला लग रहा था, इसलिए हमें उसकी बात माननी पड़ी और हम उसके साथ जंगल के बाहर आ गए। अपनी कार लेकर अपने घर की साइड निकल गए, लेकिन हम अपने घर नहीं गए थे। हम लोगों ने कार को आगे जाकर रोक लिया था और उस पुलिस ऑफिसर के जाने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला गया। हम लोगों ने फिर कार को जंगल की तरफ मोड़ लिया और दूसरे रास्ते से जंगल के अंदर चले गए। हम लोग जंगल के अंदर जाने के बाद गाड़ी को एक झाड़ में पार्क कर दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए, और उसके बाद अपना बैग लेकर दोबारा जंगल की ओर बढ़ने लगे। हम लोग जंगल के अब काफ़ी अंदर आ चुके थे और अब शाम भी होने लगी थी। हम लोगों को जल्द से जल्द अब अपना टेंट लगाना था। हम लोगों ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर हमें पानी मिल सके। हम लोगों को एक ऐसी जगह मिल भी गई जहाँ पर एक तालाब था। हम लोगों ने वहाँ पर अपना कैंप लगाया और कैंप लगाने के बाद हम लोगों ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करना चालू कर दिया, क्योंकि रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। और उसके बाद हम लोगों ने सूखी लकड़ियाँ ढूंढी और उसके बाद हम लोगों ने बोनफायर जलाया। बोनफायर जलने के बाद हम लोगों ने उस पर नूडल बनाना शुरू किया। हम लोग मैगी खाते खाते इस जंगल की खूबसूरती के बारे में
बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि यार ये जंगल कितना ज़्यादा खूबसूरत है। कल हम इसकी खूबसूरती को पूरी तरीके से देख सकेंगे, क्योंकि रात में जंगल घूमना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जंगली जानवरों का भी डर था। इसलिए हम लोगों ने अपना नूडल ख़त्म किया और उसके बाद अपने टेंट के अंदर चले गए। टेंट के अंदर जाने के बाद हम दोनों अपना अपना मोबाइल चलाने लगे। मोबाइल चलाते चलाते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। तकरीबन 2 या 3 घंटे बाद ही मेरी आँख किसी आवाज़ से खुली। जब मैंने जग कर देखा तो मैंने देखा कि साइला बहुत डरी हुई है। साइला से पूछा, क्या हुआ, तू इतनी डरी क्यों है? साइला ने मुझे चुप कराते हुए कहा, बाहर की तरफ देख। जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। मैंने देखा कि बाहर किसी चीज़ की परछाई बन रही है, लेकिन मैंने उससे कहा, अरे शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उसने मुझसे कहा, नहीं, वह कोई जानवर नहीं है, क्योंकि मैंने भी उसे जानवर ही समझा था। लेकिन जब मैंने टेंट खोलकर देखा तो मेरे भी होश उड़ गए। मैंने कहा, तूने ऐसा क्या देख लिया? उसने कहा, खुद ही देख ले। फिर उसके बाद जब मैंने टेंट खोलकर देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह कोई जानवर लग ही नहीं रहा था। उसका शरीर एकदम दुबला पतला था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, जैसे एक हिरन के होते हैं। उसका सर किसी हिरन जैसा लंबा था। उसके आँखों की जगह 2 काले धब्बे थे। वो देखने में बहुत ही ज़्यादा शैतानी लग रहा था। उसके शरीर से एक अजब किस्म की बदबू आ रही थी। उसके मुंह से केवल खून ही टपक रहा था। यह सारा नज़ारा देखकर मैं वहीं जमी की जमी रह गई। तभी मेरे दोस्त साइला ने मुझे पीछे खींचा और टेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर वो कोई जानवर है तो वह हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा था। फिर हम लोग को याद आया कि हमारे टेंट के पास आग जल रही है और वह आग ठीक हमारे टेंट के सामने ही थी, और वह जो शैतान था उस आग से करीब 2 फीट दूर खड़ा हुआ था। हमें लगा शायद वो आग से डर रहा है, लेकिन अब वो आग ज़्यादा देर जलने वाली नहीं थी, क्योंकि लकड़ियाँ सारी जल चुकी थी और वो आग भी बुझने ही वाली थी। हमने देखा कि कुछ ही देर में वह आग भी बुझ गई। उसके बाद वह शैतान जो भी था वह हमारे कैंप की तरफ बढ़ने लगा। ये सब नज़ारा देखकर हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। हमें लगा कि आज हम नहीं बचेंगे। वह जानवर जो भी था वो आकर हमारे टेंट को बाहर से नोचने लगा और उसे फाड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी हमें बाहर से गन फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। हमने परछाई में ही देखा कि वह जानवर जो भी है वह जंगल की तरफ भाग गया, और एक आदमी हमारे टेंट के पास आके बाहर से कह रहा है, बाहर निकलो, वह जो भी था चला गया है। हम दोनों डरते डरते बाहर निकले। हमने देखा कि यह वही पुलिस ऑफिसर है जिसने हम दोनों को घर जाने के लिए कहा था। वह आदमी हम दोनों को डांटने लगा और बोला कि मैंने तुम लोगों को मना किया था ना यहाँ पर कैंप करने से, यहाँ ही रुकने से, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, और अगर मैं समय पर ना आया होता तो शायद ये तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता। हमने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन आखिरकार वो चीज़ थी क्या जो हमारे जान के पीछे पड़ी हुई थी। उसने कहा, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम जल्द से जल्द यहाँ से अपना सामान पैक करो और अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना सामान पैक किया और अपने घर के लिए निकल गए। हम जब तक अपनी गाड़ी के पास नहीं आए थे तब तक वो पुलिस वाला हमारे साथ ही था। उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। घर आने के बाद मैंने उसी रात जब उस जानवर के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे पता चला कि उसको वेंडिगो कहते हैं। वेंडिगो एक ऐसा शैतानी जानवर होता है जो कि इंसानों को खाता है, और कहा जाता है कि इसकी भूख कभी शांत नहीं होती। और मुझे एक और बात पता चली कि ये वेंडिगो आग से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसलिए तो शायद वो हमारे कैंप के पास नहीं आ पा रहा था, क्योंकि हमारे कैंप के पास बोनफायर जल रही थी। फिर मैंने उस पुलिस वाले का शुक्र किया कि अगर वो उस दिन ना आया होता तो हम दोनों तो जिंदा नहीं बचते। उसके बाद मैंने कैंपिंग करना ही छोड़ दिया।
सुजीत आज बहुत खुश था। फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में उसकी नौकरी पक्की हो गई थी। उसकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के रणथंभौर अभयारण्य में हुई थी। सुजीत को बचपन से ही जंगलों से अलग तरह का एक लगाव था। किताबों में उनके बारे में पढ़ते हुए वो रोमांचित हो जाता था। जहाँ छुट्टियाँ में उसके दोस्त पहाड़ और समुद्र वगैरह देखने जाते थे, वहीं सुजीत अपने पापा के साथ देश के विविध अभयारण्यों की सैर पर निकल जाता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट होता चला गया। फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर तमाम अपने प्रिय जंगलों के करीब रहने का उसका लक्ष्य अब पूरा हो चुका था, जिसे अपनी कड़ी मेहनत के बदौलत उसने हासिल किया था। अगले हफ्ते ही उसे रणथंभौर पहुंचकर रिपोर्टिंग देनी थी। अपने पापा का आशीर्वाद लेकर वो नियति दिन वहाँ के लिए निकल गया। अभयारण्य में सुजीत को पेट्रोलिंग की प्रमुख जिम्मेदारी मिली, जिसका काम था जंगल में घूमकर यह देखना कि कहीं किसी तरह का कोई अवैध काम जैसे शिकार या पेड़ पौधों की कटाई तो नहीं हो रही है। साथ में जंगल के किस हिस्से में किस तरह की समस्या है, ये सारी का काम सुजीत को सौंपा गया था। सुजीत मन लगाकर अपना काम कर रहा था। कभी कभी भी वो अपनी टीम के साथ गश्ती पर जाता था। एक दिन जब वो अपने ड्राइवर राजू के साथ गश्ती पर निकला था, तो उसने राजू को जंगल के पश्चिमी दिशा के अंतिम छोर की ओर चलने के लिए कहा। यह सुनकर राजू ने सुजीत को ऐसा देखा मानो उसे उसकी बात पर भरोसा ही ना हो रहा हो। सर, क्या आप सचमुच वहाँ जाना चाहते हैं? राजू ने पूछा था। सुजीत ने कहा, बिल्कुल, उस तरफ मैं आज तक नहीं गया, इसलिए आज मैं वहीं जाना चाहता हूँ। आज मैं अकेले भी हूँ तो थोड़ा आराम से घूम सकूँगा। लगता है सर आपने वहाँ की कहानी नहीं सुनी है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। मैं आपको वहाँ लेकर नहीं जा सकता। यह कहता हुआ राजू गाड़ी से उतर गया। सुजीत ने उसे रोका और पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम वहाँ नहीं जाना चाहते और किस कहानी के बारे में तुम बात कर रहे हो? सर, दरअसल जंगल का वो हिस्सा बहुत ही खतरनाक है और वहाँ बहुत से विशाल पेड़ हैं जो कि दैत्य की तरह लगते हैं। जो कोई भी वहाँ जाता है उसे वे पेड़ मारकर उसका खून चूस लेते हैं। कई बड़े बड़े बहादुर लोग उस पेड़ों का रहस्य खोजने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन जीवित नहीं लौट सके। कुछ सिद्ध महात्मा ने भी अपनी शक्तियों से वहाँ पूजा पाठ करने की कोशिश की थी, लेकिन वे नाकाम हो गए और पागल खाने तक पहुँच गए। अंतिम घटना 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद से उधर कोई नहीं जाता। राजू ने सारी बात सुजीत को बताई। राजू की बात सुनकर सुजीत के मन में जंगल के उस हिस्से के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई। हालांकि उस वक्त उसे वहां जाने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन उसके दिमाग में बस उसी जंगल की कहानी घूम रही थी, जिसकी सच्चाई वो अपने आंखों से देखने के लिए बेचैन था। आखिर एक दिन उसे अवसर मिल ही गया। उस दिन राजू छुट्टी पर था। कुछ बहाना बनाकर सुजीत अकेले ही जंगल की तरफ चल गया। धीरे धीरे उसकी गाड़ी जंगल के उसी खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ी जा रही थी। अब सुजीत उस स्थान से बस कुछ ही दूरी पर था। उन दैत्य बड़े पेड़ की हल्की हल्की सी झलक उसे दिखाई देने लगी थी, जिसके बारे में राजू ने उसे बताया था। आखिरकार गाड़ी के आगे जाने का मार्ग भी बंद हो गया था, इसलिए सुजीत अब पैदल ही चल रहा था। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और वे थोड़ा थोड़ा घबरा भी रहा था। जंगल का वो पूरा इलाका अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था। वहाँ जगह पर भी सूर्य की किरणें तक नहीं पहुँच रही थी। सुजीत आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी अचानक जोर की आंधी चलने लगी। सुजीत चाहकर भी अपनी आंखें खोल ना सका। अचानक ही सुजीत को ऐसा लगने लगा कि मानो सारे पेड़ ने उसे घेर लिया हो। किसी तरह से उसने अपनी आंखें खोली तो स्वयं को पेड़ों से घिरा हुआ पाकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब आंधी भी थम चुकी थी। इससे पहले कि सुजीत कुछ समझ सकता, उसने देखा कि सामने वाले एक पेड़ की विशाल डालियाँ उसकी तरफ बढ़ी आ रही हो, जैसे उसका गला दबा देना चाहती हो। सुजीत ने चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी एक आवाज़ गूंजी, छोड़ दो इसे, यह हमारे कुल का है, हमारा मुक्तदाता है ये। डरता हुआ सुजीत ने देखा कि पेड़ की बढ़ती हुई डालियाँ एकाएक कर रुक गई। अभी वो कुछ और समझ पाता कि वे डालियाँ एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी। सहसा उसके पास वाले दूसरे पेड़ ने तेजी से सुजीत के इर्द गिर्द अपनी लंबी जटाओं का घेरा बना दिया, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहा हो। सुजीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। तभी ऐसा लगा जैसे किसी जटाओं वाले पेड़ की आवाज़ आई, जब मैंने तुमसे कहा कि इसे छोड़ दो, तब तुम अपनी शैतानी शक्तियाँ क्यों दिखाए जा रहे हो? सुजीत की तरफ अपनी डालियाँ बढ़ने वाले पेड़ ने जवाब दिया, क्योंकि यह हमारा मुक्तदाता है और मुझे इससे
कोई मुक्ति नहीं चाहिए। इंसानों का खून ही पीना अब मेरा लक्ष्य बन चुका है और मेरे को इससे आनंद भी आता है। इसी के साथ वो पेड़ डरावनी हंसी हंसने लगा, जिससे सारा जंगल थरथरा उठा। तभी जटाव वाले पेड़ से फिर से आवाज़ आई, पागल मत बनो, बहुत भटक लिया हमने इस प्रेत योनि में, अब हमें मुक्त हो जाना चाहिए। तभी उस पेड़ ने कहा, नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। यह कहकर दूसरे पेड़ ने दोबारा से चीख लगा। यह सब देखकर सुजीत बहुत ज़्यादा डर गया था। उसे अपनी मौत साक्षात दिखाई देने लगी थी। उसके गले पर आंसुओं की लकीर खींचने लगी थी। सहसा जटाव वाले पेड़ ने फिर से आवाज़ आई, घबराओ मत और अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस तुम अब हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दो। सुजीत ने हिम्मत जुटाकर कर कहा, लेकिन आप है कौन और मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? पेड़ ने जवाब में कहा कि इसके पीछे एक रहस्य है जो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं और मेरे साथी इन जंगल में निवास करने वाले कबीले का हिस्सा थे। यह जंगल ही हमारा घर संसार था। यहाँ के जानवर, पेड़ पौधे हमारे मित्र और संबंधी थे। बाहरी दुनिया से हमारा कोई संपर्क नहीं था। इस जंगल में अद्भुत गुण वाले पेड़ पाए जाते हैं। उन दिनों भारत में अंग्रेजों का राज था। जब उन्हें इन पेड़ों की जानकारी हुई तब वे ढूंढ ढूंढ कर उनकी कटाई करने लगे, जिसका प्रतिकूल असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा था। उन पेड़ों को बचाने के लिए हमने पहली बार जंगल से निकलकर बाहरी दुनिया का रुख किया था। गांव के मुखिया से लेकर राजा तक हम मदद के लिए गए, लेकिन किसी ने भी हमारी सहायता नहीं की। हम स्वयं संख्या में बहुत कम थे, इसलिए अभी तक अंग्रेजी से अकेले लड़ने का हमारे पास साहस नहीं था। लेकिन जब किसी ने हमारा साथ नहीं दिया तो हमने अकेले ही लड़ने की ठान ली। एक दिन हमने पेड़ काटने वाले आए 3 अंग्रेज़ों को मार दिया। बाकी अंग्रेजी अधिकारियों को जैसे ही यह खबर मिली, वे लोग रात में अंधेरे में यहाँ आए और हमारे पूरे कबीले को देखते देखते ख़त्म कर दिया। हम में से कुछ लोग अभी अधमरे हालत में ही थे जब हमने देखा कि उनमें से एक अंग्रेजी अधिकारी हम सबका घायल शरीर को कुचलता हुआ सबकी उंगलियों से एक एक नाखून उठा रहा है। जिसकी सांसें चल रही थी वे दर्द से चीख रहे थे और वे अट्टहास कर रहे थे। उसने हमारी उंगलियों से भी नाखून उखाड़े और फिर दूसरी अधिकारियों से कहा कि वह जीत की निशानी के तौर पे इन नाखूनों का माला बनाएंगे। कुछ क्षणों के पश्चात हम सबकी सांसें थम गई। वे लोग बिना विधि विधान से हमारा अंतिम संस्कार किए, हमारी लाशों को जानवरों को खाने के लिए छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से हम में से कुछ लोगों की आत्मा मुक्त ना हो सकी। जैसे जैसे हमारा बचा कुचा शरीर मिट्टी में मिलता गया, वैसे वैसे वहाँ से पेड़ के रूप में हम उगते गए। हमें इंसानों से घृणा है, बहुत ज़्यादा घृणा। इसलिए जो इंसान यहाँ आता है हम उसका खून पी जाते हैं। 5 वर्ष पहले पहुँचे हुए एक महात्मा यहाँ आए और उनके उपदेश से हमारी बदले की आग कुछ कम हुई। उन्होंने बताया कि हमारे कुल में एक वंशज ने नया जन्म लिया है। जब वो यहाँ आएगा तब हमें उसे घृणित जीवन से मुक्त मिल जाएगी। और देख लो, तुम आ ही गए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही आपका भेजा हुआ वो वंशज हूँ? सुजीत ने हैरानी से पूछा। पेड़ ने कहा, तुम्हारे गाल पर हमारे कबीले के निशान को देखकर मैं तुम्हें पहचान गया। सुजीत को ख्याल आया कि बचपन से उसके गले पर एक अजीब सा निशान है जो कि परिवार में किसी के शरीर पर नहीं था। इस निशान की वजह से कभी कभी उसे सब चिढ़ाते भी थे कि उसके पिता ने उसे गोद लिया है। तब सुजीत इस निशान को मिटाने की कोशिश करता था, लेकिन यह मिट नहीं पाता था। पेड़ की आवाज़ एक बार फिर गूंजी, हम में से अधिकांश लोग मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए अब तुम इन सब की दृष्टि की बातों को सुनो और हमारी मदद करो। क्या करना होगा मुझे बताइए, मैं ज़रूर करूँगा, सुजीत ने दृष्टि नीचे करते हुए कहा। पेड़ ने बताया कि यह जंगल में अंग्रेज़ों की कोठी है। हमारे नाखून से बनी हुई मालाएं वहाँ कहीं रखी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर यहाँ लाना होगा और फिर उसे जलाना होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी। जैसे ही पेड़ ने यह रहस्य खोला तब खामोश खड़ा दूसरा पेड़ ने चीख मारी और उसे बोला, मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। सुजीत कुछ कहता उससे पहले अचानक लगा जैसे उसे कोई जोर जोर से हिला रहा हो। उसकी आंखें खुली तो देखा कि सामने राजू खड़ा था और वे अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। सुजीत हैरानी से उठकर बैठ गया। तभी राजू बोला, सर आपको क्या हो गया था? अभी आपके कमरे से कितनी तेज आवाज़ें आई थी। सुजीत ने बहाना बना दिया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए मैं सो गया था।
शायद कोई बिल्ली घुस आई होगी, उसी की आवाज़ होगी। फिर वह सोचने लगा कि जंगल से अचानक वो अपने कमरे में कैसे पहुंच गया। क्या वो कोई सपना देख रहा था? तभी उसकी नज़र अपने कपड़ों पर पड़ी। पेड़ की जटाव से घिरे के निशान उसे अपने कपड़े पर उभरे हुए दिखे। वे समझ गया कि उस पेड़ ने अपनी शक्ति से उसे यहाँ पहुँचा दिया था। पेड़ की कही हुई बातों को याद करके वे अंग्रेज़ों की कोठी में जाने के बारे में सोचने लगा। उस कोठी में कभी कभार विशेष योजना के लिए भी खोला जाता था। अन्य दिनों में उसका वहां जाना मना था, इसलिए सुजीत अवसर ही प्रतीक्षा करने लगा। जल्द ही उसे यह अवसर भी मिल गया। राज्य के मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ जलसे के लिए उस कोठी में आ रहे थे। कुछ अन्य लोग के साथ सुजीत भी वहां ड्यूटी पर लगा था। साफ सफाई करवाने के बहाने सुजीत कोठी में गया और नाखून वाली माला को खोजने लगा, लेकिन वह माला उसे कहीं नहीं मिल रही थी। सुजीत बहुत ही निराश था। जलसे का दिन आ गया था। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर वह उसकी अवघात में लग गया। साथ में एक बार फिर उसे उस माला की तलाश में लगना पड़ा। मुख्यमंत्री के साथ आई उन 6 साल की बेटी बहुत चंचल थी और पूरी कोठी में दौड़ भाग कर रही थी। सुजीत उसका ख्याल रखने के बहाने कोठी में घूम रहा था। वे उसके साथ खेल रहा था। तभी उस बच्ची का बाल दीवार में गड़े एक कील में उलझ गया। सुजीत उनके बालों को निकालने गया तो कील उखड़कर उसके हाथ में आ गई और उस कील से लिपटी हुई वह मालाएं भी सुजीत के हाथों में आ गई। उस माला को देखकर सुजीत एकाएक कांप गया। आखिर ये जिंदा इंसान के नाखून को उखाड़ कर बनाया गया माला था, जो कि उसके हाथों में था। सुजीत ने सबकी नज़र बचाकर जल्दी से वो मालाएं अपने जेब में डाल ली। तभी एक झटके से कोठी के सारे दरवाजे खिड़कियां खुल गए और तेजी से बवंडर आ गया। कोठी की सारी बत्तियां गुल हो गई। सुजीत को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे मार देना चाहता हो। कभी उसका गला पर थप्पड़ लगता तो कभी उसका कोई गला दबाता, कभी उसके पेट में कोई घूंसे मारता। तरह तरह की पटकन उसके साथ हो रही थी। घबराते हुए वो कुछ नहीं सोच पा रहा था। जैसे ही उसने अपनी मदद के लिए भगवान से प्रार्थना की तो उसके पापा की एक बात उसे याद आई। उसने जल्दी से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और उसे पढ़ने लगा। थप्पड़ और घूसों की गिनती बढ़ती गई, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे ही उसने 108 चालीसा का जाप करता रहा, अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बवंडर खत्म होने के साथ ही कोठी की बत्तियां भी जल गई, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। सुजीत ने हनुमान चालीसा और पापा के मन में मन प्रणाम किया। इस अचानक हुई घटना से सब लोग डर गए थे। मुख्यमंत्री तुरंत अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल गए। सुजीत और बाकी के लोग भी डरते डरते घबराते अपने अपने क्वार्टर में आ गए। सुजीत ब्रह्मा सुमित्री की प्रतीक्षा करने लगा। उसने सुना था कि इस वक्त शैतानी ताकतें कमज़ोर हो जाती है। जैसे ही ब्रह्मा सुमित्री की घड़ी पास आने लगी, सुजीत उठा। उसने नाखूनों की माला के साथ साथ माचिस को भी संभाल कर अपने पास रखकर पैदल जंगल की उस खौफनाक हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। सारे रास्ते वो बिना रुके हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। कुछ ही देरों में वह उन पेड़ों के बीच में पहुंच चुका था। जैसे उसने अपने जेब में नाखूनों की माला को निकालने के लिए हाथ डाला, पेड़ उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हनुमान चालीसा के साथ ब्रह्मा मोहित अपनी शक्तियों को कमज़ोर करने के कारण सुजीत को छू भी नहीं पा रहे थे। जैसे ही सुजीत उस माला को जलाने के लिए माचिस की तिल्ली जलाया, उन पेड़ों में से पत्तियों के खून की बारिश करने लगी, जिससे सारी तिलियाँ बूझ गई। एकाएक कर सुजीत की सारी तिलियाँ बूझ गई। ब्रह्मा मुहित्र भी अब बीतने वाला था। दूसरे पेड़ ने अपनी जटाओं से सुजीत को सहलाते हुए कहा, कुछ करो बेटा, कुछ करो, इन मालाओं को जलाओ। सुजीत ने सोचा वापस जाकर दूसरी माचिस ले आए। वह जैसे ही उठा, दुष्ट पेड़ ने अपनी डालिया से उसे जकड़ लिया। सुजीत छटपटा रहा था। उसके हाथों से नाखून की माला भी छूट गई थी। तभी अचानक पीछे से माचिस की एक जलती हुई तीली उन माला पर जा पड़ी और वह माला धूं धूं करके जलने लगी। जैसे जैसे मालाएं जलती गई, पेड़ की डालिया की गिरफ्त ढीली होती गई। उससे छूटकर सुजीत वहीं नीचे जा गिरा। उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े राजू पर गई। जैसे ही माला जलकर राख हो गई, वो खड़ा दैत्य पेड़ एकाएक कर गायब होने लगा। जिस पेड़ ने सुजीत से मुक्ति की प्रार्थना की थी, उसने गायब होने से पहले अपनी जटाओं से सुजीत को सहलाया, मानो उसे आशीर्वाद दे रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। साथ में ही वहाँ का आसमान एकाएक कर साफ हो गया।
सूर्य की किरणें जैसे जैसे धरती को स्पर्श किया, वहाँ मौजूद सारी दुर्गंध मिट गई। राजू भी अब तक सुजीत के पास पहुँच चुका था। सुजीत ने अपनी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हुए उससे यहाँ आने के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि साहब जी, मैं आपसे जुड़े हुए बहुत बुरे सपने देख रहा था, जिसके कारण मेरी नींद टूट गई। ऊपर से आपकी इधर तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको देख आऊं। जैसे ही मैं आपके कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि आप चुपके से कहीं जा रहे हो और वो भी बिना गाड़ी लिए आप कदम बढ़ाए जा रहे हो। बिना गाड़ी के इस तरह आपके कदम बढ़ाते हुए देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपका पीछे चल आया। जब मैंने देखा कि आप उस मलाव को जला नहीं पा रहे हैं और उस पेड़ों ने आपको घेर लिया है, तब बस मैं मौका देखकर भगवान का नाम लिया और अपनी जेब में रखी हुई माचिस से माला जला दी। लेकिन साहब जी, किसी को बताइएगा मत, मैं सिगरेट पीने के लिए माचिस रखता हूँ, क्योंकि जंगल में माचिस लेकर घूमने की मनाही है। सुजीत ने उसे गला लगाते हुए कहा, नहीं बताऊँगा, लेकिन आज से तुम्हें अपनी ये बुरी आदत छोड़नी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा, राजू ने कहा। भगवान को धन्यवाद करते हुए वे दोनों वहाँ से निकल गए। जब वे वापस पहुँचे तो पाया कि दूसरे अधिकारी वहाँ बेचैनी से हलचल में इधर उधर दौड़ रहे हैं। सुजीत के पहुँचते ही उन्होंने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा कि हमें खबर मिली है कि तुम चोरी चुपके से कहीं जाते हो। सच सच बताओ, क्या बात है? तुम दुश्मन के एजेंट तो नहीं हो? सुजीत ने उन्हें उस जंगल की सारी बात बता दी। राजू ने भी वहाँ आकर सुजीत की बात में पुष्टि की। सब लोग यह जानकर बहुत ही खुश थे कि अब जंगल की खौफनाक दास्तां हमेशा के लिए मिट गई है। सुजीत और राजू की इन बहादुरों के लिए प्रशंसा करते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह तो अच्छी बात है कि तुम दोनों बहादुर हो, लेकिन आगे से ऐसा खतरनाक काम अकेले मत करना। सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे परिवार का क्या जवाब देते हम। हमें सर हिलाकर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचकर जब सुजीत ने आईना देखा तो उसे अपने गले का वह जन्म निशान नहीं दिखा। उसकी नज़र अपने कमरे में लगी भगवान की तस्वीर पर पड़ी। उसे ऐसा लगा मानो वह कह रहे हों अब उसका निशान की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का आभार व्यक्त करते हुए सुजीत अपनी पूरी लगन के साथ जंगल की तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी एक कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए 15 या 20 मिनट की एक स्टोरी लेकर आने वाला हूँ, तो दोस्तों मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप लोगों का वादा पूरा करने की बात है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।